हेलो छात्रों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप कुशल ही होंगे। मैं आज आपको पहली इकाई की पहला पद्य पाठ चांदनी रात, इस पद्य पाठ को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। इस पद्य पाठ के बारे में मैं आपको आज जानकारी देना चाहता हूँ। छात्रों, सबसे पहले कवि का परिचय मैं आपको देता हूँ। कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 12 दिसंबर 1964। परिचय: मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत हैं। इनकी प्रमुख कृतियां साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक। पद्य संबंधी खंडकाव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंडकाव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। छात्रों, मैं अभी आपके सामने किताब लेकर अध्ययन करता हूँ और आपको भी मेरे साथ किताब लेकर अध्ययन करना है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई हैं अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती हैं धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो छात्रों, अभी मैंने कविता का अध्ययन किया है और आपके सामने अभी मैं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ आपको मैं बताऊंगा।
और आपको किताब सामने रखकर एक एक पंक्ति की ओर ध्यान देना है। प्रस्तुत पद्यपाठ में कवि ने चांदनी रात का सुंदर वर्णन किया है। और जब आकाश में बादल नहीं होते और आकाश जब स्वच्छ होता है, तब हमने चांदनी रात का यदि निरीक्षण किया तो हमें उस निरीक्षण को करने के बाद पता चलता है कि कितना सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है। बच्चों, शायद आपने भी इस चांदनी रात का निरीक्षण किया होगा। आकाश में चांद और चांदनियां स्वच्छ प्रकाश देते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे आकाश में किसी ने दीप जलाए हो। चांद का प्रकाश और तारों का प्रकाश इतना होता है कि जैसे हम दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। अभी पहली 4 पंक्तियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई हैं अवनी और अंबर तल में। तो बच्चों, चांदनी रात में आकाश का निरीक्षण यदि आपने किया होगा तो चांदनी रात में चंद्र कितना शोभायमान हमें दिखाई देता है और उसकी चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू मतलब बहुत ही सुंदर मनोहर, चंद्र, चंद्र मतलब चांद, और चंचल, चंचल मतलब कि एक ही जगह पर स्थिर न रहने वाले, अर्थात अस्थिर। चांद की जो किरणें होती हैं वह एक जगह पर स्थिर नहीं होते, वे कैसे होते हैं? चंचल। चारू चंद्र की चंचल किरणें और खेल रही हैं जल थल में। यह किरणें खेल रही हैं, खेलती हैं कैसे? जल और थल में, अर्थात पानी में और जमीन में। जल, जल मतलब पानी, और थल, थल मतलब धरती, जमीन। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई हैं। यह जो आकाश में चांदनी होती हैं, जो तारे चमकते हैं, वह कैसे होते हैं? बहुत ही स्वच्छ होते हैं, वे प्रकाशमान होते हैं और इस धरती को प्रकाशमान कर देते हैं। चंद्र की किरणें और चांदनी की किरणें ये धरती को कैसे करते हैं? प्रकाशमान कर देते हैं और सारी धरती पर प्रकाश फैलता है। अवनी और अंबर तल में, अवनी, अवनी मतलब पृथ्वी, और अंबर, अंबर मतलब आकाश, अंबर, नभ, गगन, यह सभी समानार्थी शब्द हैं। तो अंबर, अंबर में चंद्र और तारों की जो किरणें होती हैं कहाँ तक आती हैं? अवनी तक आती हैं। अंबर से अवनी तक और अवनी के तल तक ये किरणें पहुंचती हैं। तो देखो बच्चों कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कितना सुंदर वर्णन चांदनी रात का किया है। और अगले परिच्छेद में कवि कहते हैं, पुलक प्रकट करती हैं धरती हरित तृणों की नोकों से।
मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न होती है, पुलक प्रकट करती हैं धरती। मतलब ये जो प्रसंग होता है वह कैसा होता है? रोमांचकारी होता है, बहुत ही खुशी का प्रसंग ये होता है। और इस खुशी के प्रसंग पर धरती कैसी होती है? बहुत ही खुश होती हैं। धरती बहुत ही खुश रहती हैं। और हरित तृणों की नोकों से, मतलब हरित, हरित मतलब हरा भरा, तृण, तृण मतलब घास, नोक, नोक मतलब घास के पत्तों का अग्रभाग, आगे का भाग। हरित तृणों की नोकों से, हरी हरी जो घास होती हैं उस घास के पत्तों के अग्रभाग और नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी, ऐसे झूमते हैं। घास, घास क्या करता है? नाचता है। चंद्र के स्वच्छ प्रकाश में, तारों के स्वच्छ प्रकाश में हरित घास वे क्या करते हैं? जब भी थोड़ा सा हवा का झोंका आ जाए तब ये क्या करते हैं? झूमने लगते हैं। झूमना मतलब नाचना। तरु भी नाचने लगते हैं। जब पेड़ की शाखाएं और पेड़ के पत्ते जब हिलने लगते हैं तब ऐसे लगता है कि इस सृष्टि का आनंद लेने के लिए, चांदनी रात का आनंद लेने के लिए मानो हरित तृण भी नाच रहे हैं और तरु भी नाच रहे हैं, पेड़ भी नाच रहे हैं। और मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन, मंद मतलब धीरे धीरे चलने वाली हवा, मंद मतलब धीरे धीरे, और पवन अर्थात हवा, उनके झोंकों से, ये मंद पवन के झोंकों से मतलब धीरे धीरे चलने वाली हवा के झोंकों से ये तृण भी नाचने लगते हैं और तरु भी नाचने लगते हैं। हरी हरी घास भी नाचने लगती हैं और पेड़ भी नाचने लगते हैं। इतना सुंदर वर्णन चांदनी रात का कवि ने किया है। अगला परिच्छेद, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो इस परिच्छेद में कवि कहना चाहते हैं कि कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी जो रात है वह बहुत ही गजब की है और बहुत ही कमाल की है। और यह रात कितनी शांत है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध, निस्तब्ध मतलब सन्नाटा से भरी हुई, निशा, निशा मतलब रात। और है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, आजाद। और सुमंद, सुमंद बहुत ही, सुमंद मतलब मंद, मंद। गंध, गंध मतलब सुगंध। देखो इस चांदनी रात में जब चांदनी चमकती हैं, सारे तारे चमकते हैं और चांद भी अपनी रोशनी से सारी पृथ्वी को प्रकाशमान करती हैं, तब यह रात कैसी होती है? निस्तब्ध होती हैं। रात में वातावरण बिल्कुल शांत होता है। और यह जो गंध होती हैं वह कैसी होती हैं? स्वच्छंद होती हैं। स्वच्छंद मतलब आज़ादी से कहीं भी इधर उधर घूमती रहती हैं। और निरानंद है कौन दिशा, निरानंद है कौन दिशा मतलब कोई भी दिशा ऐसी नहीं है, कोई भी दिशा ऐसी नहीं है कि जिस ओर आनंद का माहौल न हो। और चांदनी रात में हमने यदि पूरा निरीक्षण किया, चारों तरफ का पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं का यदि हमने निरीक्षण किया तो ऐसे लगता है कि एक भी दिशा ऐसी नहीं है कि वह दिशा आनंदमय नहीं है। और अर्थात
सर्वत्र आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो इस परिच्छेद में कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है, कोई भी गतिविधि बंद नहीं है और वह निरंतर चलती रहती है। सृष्टि का जो नियम है बच्चों, वह तो निरंतर चलते रहता है। जैसे कि सूर्योदय होता है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है और फिर से सूर्योदय होता है, क्रिया बंद नहीं होती, वह तो निरंतर चलती रहती हैं। और इसीलिए कवि कहते हैं कि इस सृष्टि की जो गतिविधि है वह बंद नहीं है, वह अब भी चल रही है, पहले भी चल रही थी और अब भी चल रही हैं। और रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं, कि जो पहले चल रहे थे वह आज भी चल रहे हैं। और नीति नटी, नीति मतलब नियत रूपी नटी, नटी मतलब कि वह नृत्य करने वाली नर्तकी जिसे हम कहते हैं। नीति नटी के कार्यकलाप वह निरंतर चलते रहते हैं, उनका जो कार्य है, उनका कार्य, उनकी गतिविधि निरंतर चलती रहती हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। सृष्टि का जो कार्य है, मैंने आपको बताया कालचक्र, सुबह से रात तक और फिर से सुबह, यह नियत नटी का कार्य है बच्चों, और वह कोई रोक नहीं सकता और वह निरंतर चलते रहता है। पर कैसे चलता है? कितने एकांत भाव से चलता है ये, और उसे कोई रोक नहीं सकता। एकांत भाव से मतलब शांत भाव से वह चलता है। वह कैसे चलता है? बहुत ही चुपचाप। और आपने निरीक्षण किया होगा तो रात में, चांदनी रात का निरीक्षण यदि आपने किया तो कभी शोर होता है? नहीं, वह तो कैसे कार्य चलता है? बिल्कुल चुपचाप चलता है। कहीं भी कोलाहल, कहीं भी शोर हमें सुनाई नहीं देता, और सारी दुनिया नींद में, गहरी नींद में सोई हुई होती हैं, और सुबह फिर से होती हैं, और सूर्य हमेशा की तरह फिर से उदित होता है। अगली 4 पंक्तियां है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देते हैं। तो कवि ने कहा है कि रात के समय जब सारी दुनिया सो जाती हैं, हम जब सो जाते हैं, तब चांद उदित होता है, तारे उदित होते हैं, तारे आकाश में चमकने लगते हैं, और तब उसी समय पृथ्वी में एक नया चमत्कार होता है। सुबह यदि सूर्योदय होने से पहले हम यदि खेत में गए, हम जंगल में गए, तो बच्चों घास के पत्तों पर ओस की बूंदें हमें गिरी हुई दिखाई देती हैं। ओस की बूंदें, और ओस की बूंदें मतलब वे रात के समय घास के पत्तों पर गिरे हुए जल बिंदु होते हैं। लेकिन सूर्य की कोमल किरणें सुबह होने पर जब उन पर गिरती हैं, ओस के बूंदों पर, तब हमें ऐसा लगता है कि ये ओस की बूंदें नहीं हैं, वे तो मोती की तरह से चमकने लगते हैं। और ऐसे लगता है
कि इस सृष्टि ने रात के समय ये ओस की बूंदों के रूप में मोती चारों तरफ फैला दिए हैं। और ये सब क्रिया कब होती हैं? सबके सोने पर। जब हम रात में सभी सो जाते हैं तब सबके सोने पर ये मोती घास के पत्तों पर हमें दिखाई देते हैं बच्चों। लेकिन ये ओस की बूंदे अर्थात कवि की भाषा में जो मोती घास के पत्तों पर गिरे हुए हमें दिखाई देते हैं, और इनको यदि देखना हो तो आपको सुबह जल्दी उठकर अर्थात सूर्योदय होने से पहले आपको खेत में जाना होगा या जंगल में जाना होगा, और आपने घास का निरीक्षण यदि किया तो आप भी अनुभव करेंगे कि ये मोती देखने के लिए यदि आपने देर कर दी, 9-10 बजे यदि आप गए खेत में या जंगल में, तो ये मोती गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वे कहाँ जाते हैं? क्योंकि उनको रवि बटोर लेता है। बटोर लेता है रवि मतलब सूर्य, बटोर लेना मतलब इकट्ठा करना। रवि के प्रखर तेज से ये जो मोती होते हैं, ये जल बिंदु होते हैं, ये सूख जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। सदा मतलब हमेशा, सवेरा मतलब सुबह। तो ये जो परिच्छेद है बच्चों, ये बहुत ही सुंदर परिच्छेद है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो इस परिच्छेद का अर्थ कवि ने बहुत ही सुंदर किया है, और आप भी इसकी अनुभूति आप ले सकते हैं। अगली पंक्तियां। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। तो इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती हैं और अपने नए रूप में छलकने लगती हैं। और ये विरामदायिनी अपनी संध्या, विरामदायिनी मतलब विश्राम, शाम को दिन का विश्राम होता है, संध्या होती है। संध्या मतलब शाम के सूर्य दिन भर प्रकाशमान होता है, उसकी तेज गर्मी होती है, लेकिन शाम को सूर्य क्या करता है? विराम लेता है, विश्राम करता है और अपनी संध्या को दे जाता है, अपनी संध्या को दे जाता है। और उसी समय वह रात की कालिमा को शुरुआत होती है, और रात की कालिमा को शुरुआत होते समय चांद और ये तारे उसे क्या करते हैं? प्रकाशमान कर देते हैं, और एक नया रूप ये रात धारण कर लेती है, और रात भी प्रकाशमान हो जाती है। अगला परिच्छेद। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। तो इस परिच्छेद में कवि कहते हैं कि पंचवटी मतलब वट के 5 वृक्ष, पंचवटी वट के 5 वृक्ष उसे कहते हैं पंचवटी। और पंचवटी की छाया में, छाया मतलब छाव में, और उस पर उसके नीचे एक झोपड़ी बनी हुई है। और वह झोपड़ी कैसी बनी है? पर्ण कुटीर, पर्ण घास फूस की बनी हुई
झोपड़ी, कुटीर, कुटीर मतलब झोपड़ी, सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी की छाया में 5 जो वृक्ष हैं वटों के, उनकी छाया में एक सुंदर पर्णकुटी बनी है। एक सुंदर घास फूस से, पेड़ के पत्तों से एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। और उसके सन्मुख, उनके सन्मुख, सन्मुख सामने, उनके सामने स्वच्छ शिला पर पत्थर पर धीर वीर निर्भीक मना, एक धीर वीर निर्भीक मना, मतलब धीर वीर कि जो जिसमें बहुत ही हिम्मत हो, जिसमें बहुत ही हिम्मत हो, ऐसे ही निर्भीक व्यक्ति, निर्भीक मतलब कि जो कभी किसी को डरता नहीं, न डरने वाला, निडर, कि मना मतलब मन से, कि जो धीर भी हैं, वीर भी हैं, निडर हैं और डरपोक नहीं हैं, मन से बिल्कुल पक्का है। ऐसा ही एक शिला पर व्यक्ति खड़ा है। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो कविता की आखिरी 4 पंक्तियां, उसमें कवि कह रहे हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं। रात, चांदनी रात में संसार के सभी लोग सो रहे हैं। और यह धनुषधारी कौन है? जाग रहा है कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, कि जब सारी दुनिया सोई हुई है, सारा संसार सोया हुआ है, समय रात का है, आकाश में चांद निकला हुआ है और उसके साथ में ये तरह तरह के तारे भी हैं, लेकिन ऐसे समय में कौन जाग रहा है? कि जो धनुर है और उसमें हाथ में तीर लेकर, धनुर तीरंदाज हाथ में तीर लेकर जो खड़ा है। और रात्रि के समय कौन जाग रहा है? जबकि भुवन भर सोता है। और कौन ऐसे समय में जाग रहा है? वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी, यह एक कामदेव सा भोगी, अर्थात योगी, कोई सन्यासी जैसा वह सा दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में चांदनी रात का सुंदर वर्णन किया है। और पंचवटी इस साहित्य से गुप्त जी ने एक काव्य का अंश लिया है और चांदनी रात की सुंदर छटा का वर्णन प्रस्तुत कविता में किया है। और चांदनी रात का मनोहरी अर्थात मनोहर वर्णन कवि ने हमारे सामने चित्रित किया है। तो बच्चों, इसी के आधार पर इस पद्यपाठ के नीचे आपको जो भी स्वाध्याय हैं वे गृह कार्य की कॉपी में पूरा करना है और लिखना है। धन्यवाद।